जैसा कि मैंने बोला ऑप्शन चूज करना हो तो ये वाला नहीं करना, ये वाला आपको चूज करना है, बिकॉज क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है वो आपका किस बेसिस पे करा गया है, वो आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका ऑब्जर्वेशन को चेक करने, तो आपको एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं उस रॉकेट का। अब हम फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी अनसॉल्व प्रॉब्लम दी गई एनसीईआरटी, उनको हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी कंप्लीटली आपका थ्योरी बेस्ड है और डायरेक्ट देखते ही आप आंसर इसके कर दोगे, राइट। तो वो बेसिकली देख लेते हैं थोड़ा उनके बारे में। तो आपका एक्सरसाइज 5.1 दिया गया है, तो उसके अंदर बोला गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको नेट फोर्स की उसके अंदर बतानी है, राइट। तो इसमें ए पार्ट में बोला गया है कि ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो जब कांस्टेंट स्पीड की बात आ जाती है तो उस केस में आप क्या कहते हो कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन आपका एक्ट नहीं कर रहा है, इट मींस फोर्स आपका जीरो आ गया, राइट। अब आपको पता है कि रेन जो है वो ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। बट क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि आपका रेन ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इट मींस उसके ऊपर कुछ अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा होगा। उसी वजह से ही क्या है कि आपका जो हवा का फोर्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, मे बी एयर रेजिस्टेंस आपका होगा कि यहाँ पे mg लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, जस्ट इक्वल अमाउंट में आपका एक थ्रस्ट लग रहा है f, राइट। तो उसकी वजह से जो है वो आपका एक्सेलरेशन आपका जीरो आ गया और उसकी वजह से आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो बेसिक सी बात है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था, बेसिक सा एक क्वेश्चन था। सिमिलरली बोला गया है कि ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो सिमिलर सी केस है कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मास दिया गया है, इट मींस वो रेस्ट में है, राइट। तो mg नीचे की तरफ लगा तो पानी भी अपना एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है जिसको हम बुयांसी फोर्स बोलते हैं, जिसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स में ज्यादा डिटेल में चेक करेंगे, राइट। तो बेसिकली हमें यही चेक करना है कि फ्लोटिंग कंडीशन मींस वो रेस्ट पे, तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अब चेक करते हैं थर्ड वाला। इसमें बोला गया है कि काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। तो बेसिक सी बात है, एक हवा से क्या है अपना पतंग उड़ेगा। अब पतंग जो है वो स्टेशनरी है, तो जब भी देखिए जब भी बात आ गई स्टेशनरी की तो क्या आ गया? फोर्स आपका जीरो आ गया। तो पतंग के केस में क्या है, फोर्स हवा का उसके ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, जिससे एक फोर्स लगेगा उसके ऊपर, राइट। लेकिन आपने उसको धागे से अटैच्ड है आपका काइट, तो उस वजह से जो धागे का टेंशन फोर्स है वो आपका बैलेंस कर रहा है उस काइट को आपके हवा में, राइट। तो इट मींस बेसिक सी बात है, रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा? तो उस केस में जीरो हो गया, तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा इस केस में भी। चौथा पार्ट दिया गया हुआ है कि कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड, राइट। तो रफ रोड इसने क्यों एक हाईलाइट किया है? इसने इसका बोलने का कहने का मतलब क्या है कि रफ रोड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, राइट। तो उस केस में क्या उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है, इट मींस आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो जो एग्जैक्टली इक्वल है आपके फ्रिक्शन फोर्स के, दैट्स व्हाई टोटल रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ही आपका डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ओनली आपको उस ऑब्जेक्ट का स्टेट आपको चेक करना है कि वो मूविंग में है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, रेस्ट पे है या क्या है, राइट। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, ई पार्ट है, उसमें क्या बोला गया है कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, वो खाली स्पेस के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और उसके चारों तरफ ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक चार्ज जो है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है? जब या तो उसके आसपास कोई मास आ जाए, राइट, बिकॉज चार्ज के पास भी तो मास होगा ना। तो ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो उसकी वजह से भी क्या है, वो अट्रैक्ट हो सकता है, ग्रेविटेशनल आपका अट्रैक्शन लग सकता है, राइट। सिमिलरली अगर उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, राइट, देन ऑल्सो आपका क्या एक्सपीरियंस करेगा? चार्ज आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिकली चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड तो होगा ही होगा, फ्री चार्ज तो आपका नहीं होता है, राइट। तो कोई पार्टिकल होगा जिसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, और अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उससे भी आपका फोर्स एग्जर्ट होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, राइट। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि स्पेस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड आपका आसपास है। इट मीन्स उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगेगा, टोटल नेट फोर्स आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है उस केस में, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट आपका एक सवाल दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि ये पेबल मास ऑफ 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो एक वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंका गया है और मास आपका ऑब्जेक्ट का दिया गया है। गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। अब किस किस कंडीशन में निकालना है कि ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा उससे मैटर नहीं करता है, हमेशा उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही आपका एक्ट करेगा, राइट। और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन भी आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगेगा। तो बेसिक सी बात है, मास आपको दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 10 आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 मास दिया गया, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आपका क्या हो जाता है, 0.5 न्यूटन आपका फोर्स हो जाता है। बेसिक सी बात है, राइट। तो इसमें कुछ आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। सिमिलरली डाउनवर्ड में भी सेम फोर्स लगेगा, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तीसरा इसने काफी इंटरेस्टिंग बोला हुआ है, ये बोला है कि मान लीजिए आपने किसी एंगल पे उसको आपने फेंक दिया 45 डिग्री के ऊपर, तो एक पॉइंट पे वो जाता है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वो रेस्ट में आ जाता है। तो आपको ये बताना है कि 45 पे आपने फेंका, उस कंडीशन में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो मोमेंटरीली एक बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, मोमेंट के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वर्टिकली अपवर्ड, आप देखोगे तो मूव तो कर रहा है ऑब्जेक्ट, बट वर्टिकली आपका रेस्ट में आ जाता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। तो उस केस में आपका उस इंस्टेंट पे आपका फोर्स क्या होगा। तो बेसिक सी बात है, आप 45 पे आपने जब प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था तो वहां पे आपने क्या देखा, ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपका एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ओनली वाई एक्सिस में ही एक्ट कर रहा है। दैट्स वाई हमने वहां पे बोला कि आपका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होगा, ओनली वाई डायरेक्शन का चेंज होगा। तो पहली बात आएगी कि इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन एक्ट करा हुआ। अब बात आती है उस पॉइंट की जिस पॉइंट के ऊपर आपका मोमेंटरीली आपका रेस्ट के ऊपर आ जाता है, तो उस केस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था तो डी एक्सीलेट होगा, तो एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है, बट स्टिल उसके ऊपर डी एक्सीलेशन एक्ट कर रहा है और वो नीचे की डायरेक्शन में फिर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोमेंटरीली रेस्ट में आता है, डजंट मीन कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट को आप डिफाइन कब करते हो, कैसे करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर रेस्ट पे है ना, तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के लिए भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहिए। ये डेफिनेशन बेसिक सी किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने की होती है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप चेक करो t इज इक्वल टू किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बट उसके जस्ट बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स ये डेफिनेशन नहीं है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने की। तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपका करेगा, जैसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था। तो ये भी एक थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं थी इसमें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सिमिलरली आपका एक्सरसाइज 5.3 है, वो भी एक थ्योरेटिकल है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। तो मास दिया गया, तो एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फोर्स आ जाएगा, सीधी सी बात। तो मास दिया गया है। अब बोला गया है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। तो देखिए ट्रेन आपकी रुकी हुई है, ट्रेन से बाहर आपने पत्थर फेंका, तो जस्ट आपने क्या करा, छोड़ा है उसको। तो जैसे ही छोड़ा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास आपको कितना दिया, 0.1 दिया गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, बेसिक सी बात। अब बी पार्ट बोला गया कि अगर जो ट्रेन है वो एक वेलोसिटी से, इफ ट्रेन वेलोसिटी कांस्टेंट देन रो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी ट्रेन मूव कर रही है, तब आपने उससे एक ऑब्जेक्ट को क्या करा, छोड़ा, तो क्या होगा। तो बेसिक सी बात ये है कि अगर आपकी ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ना तो ट्रेन के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपका स्टोन है ना उसके ऊपर लग रहा है। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे ना, तो उस केस में जैसे ही आपने उसको छोड़ा, उस मोमेंट पे ही आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका एक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में आपका गिरेगा, राइट। तो ये बेसिक सी आपकी बात हो जाती है। तो उस केस में भी आपका 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब आता है आपका इसका सी पॉइंट। सी पॉइंट में बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपका ट्रेन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, राइट। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, इट मींस जब तक आप उस ट्रेन में हो ना, तब तक आपका स्टोन एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। कितना करेगा,
जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन है, कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ट्रेन की डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा 0.1 न्यूटन। बट एक चीज क्वेश्चन में बोली गई है कि आपको स्टोन को छोड़ना है, तो जस्ट बाहर आपने छोड़ा, उस इंस्टेंट पे आपको बताना है कि कौन सा उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा। तो जैसे ही आप स्टोन को बाहर छोड़ोगे तो वो ट्रेन से क्या हो गया, अलग हो गया। तो जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रही थी, अब ऑब्जेक्ट जैसे ही अलग हुआ उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा, राइट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फोर्स जो है या फिर एक्सेलरेशन है उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करता है, ना कि उसकी हिस्ट्री के ऊपर, राइट। तो उस केस में जैसे आपने उसको ड्रॉप करा, उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट किया तो आपका क्या है, कितना फोर्स आएगा, 1 न्यूटन ही आएगा। तो बेसिक सी बात ही, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपका कोई भी डाउट आपका नहीं आना चाहिए, राइट। अब एक चीज और बोलेगी, इसका क्या है, इसका डी पार्ट और बोला गया। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट जब तक ट्रेन में है तब तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें बोला गया है कि लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन, सो वो रेस्ट पे है, स्टोन आपका ट्रेन के अंदर रखा हुआ है, तब पूछा गया है कि उसके अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस आपका जो स्टोन है वो करेगा। तो सिंपल सी बात है, 0.1 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से आपका ट्रेन मूव कर रहा है उसी एक्सेलरेशन से आपका स्टोन भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा आपने कहां से इसको ऑब्जर्व करा, राइट। तो बेसिक सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या है, आप ये ट्रेन है तो ट्रेन में स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है, सेम केस आपका यहाँ पे है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो बाहर है, या फिर एक ऑब्जर्वर आपका ट्रेन के साथ हो सकता है, राइट। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में फोर्स हमें ऐसे लगेगा कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ F × L में 0.1 न्यूटन निकल गया। सिमिलरली अगर आप मूविंग फ्रेम में हो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो, तो उस केस में अगर आपका स्टोन रेस्ट में है ना, राइट, अगर आपका स्टोन रेस्ट में है, इट मींस इसके ऊपर फोर्स कितना आ गया, फोर्स 0 आ गया। और इस केस में क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन आ गया। ये डिफरेंस क्यों? आपने जब यहां से चेक किया तो फोर्स इसके ऊपर 0 क्यों आया? बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, राइट। अब यहां से रेस्ट में है तो इसके ऊपर हमें पता है, देखिए सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा, तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। बट आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इट मींस इसके इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगना चाहिए, जो कौन सा हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये आपका सूडो फोर्स हो जाता है, राइट। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक करोगे ना, तो ये यहाँ पे मैं इसका मार्किंग कर देता हूँ। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल 5.3 का डी पार्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो यहाँ पे आपका 0.1 न्यूटन लगेगा। ये क्या है, आपका रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यहाँ पे क्या है, ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या फिर एक्सेलरेटेड भी बोल सकते हो आप, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो रेस्ट में है, इट मींस यहाँ पे क्या है, आपका फोर्स 0 आ गया, बिकॉज सूडो फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर गए। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेन की एक्सेलरेशन के साथ ही ये मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना एक्सपीरियंस होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0.1 न्यूटन, राइट। तो ये काफी, जो इसका डी पार्ट था ना, काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। तो इसके आपके 2 तरीके के आंसर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। आप ट्रेन में बैठ के देख रहे हो या फिर ट्रेन से बाहर स्टेशनरी पोजीशन में आप देख रहे हो, तो ये तो आपका हो जाता है क्या, बेसिक सा सवाल। अब मूव करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है और आपने पत्थर बांध के उसके और उसको गोल गोल आपका यूनिफॉर्म आपका सर्कुलर मोशन उसका करवा रहे। तो ये पूछना चाह रहा है उस केस में कि नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर कितना लगेगा, वो हमें चेक करना है। तो सेम मैंने आपको बात क्या बताई, इसके अंदर भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी आप कह सकते हो कि थोड़ा करेक्शन हो सकता है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन दिए हुए। तो एक ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है T - mv² डिवाइडेड बाई L, थर्ड आपका क्या हो जाता है T + mv² डिवाइडेड बाई L, और ये आ जाता है आपका 0, राइट। तो इतने ऑप्शन दिए गए। तो सिंपल सी बात है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज आपका 5.4।
सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी तो यहाँ पे ये आपका स्टोन है, इसको गोल गोल घुमा रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बट अगर आपसे पूछा जाए ना, अगर आपसे ऑप्शन हो और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना हो, तो आप हमेशा कौन सा आंसर को प्रेफर करोगे? ये वाला आंसर, राइट। तो आप एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आपको सिंगल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो आप हमेशा मूव कौन से पे करोगे? आप नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक करोगे। ये कॉन्सेप्ट आपका शूडो फोर्स वाला, तो इस कंसेप्ट को आपको नहीं देखना है अगर आप ऑप्शनल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हो। ये सिर्फ हमने बताने के लिए किया था, राइट, कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है आपका फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा। तो बेसिक सी बात है, इन दोनों में से प्रेफर कौन सा वाला करोगे आप? ये वाला करोगे अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना हो तो। सिमिलरली इस केस में भी क्या हो जाएंगे? 2 केसेस हो जाएंगे। अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक करो या फिर आप एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक करो, तो इस केस में कितना लगेगा? इसके अंदर देखिए, यहाँ पे आपका कितना लगना चाहिए? mv² डिवाइडेड बाई r आपका लगना चाहिए, और r आपकी क्या है? लेंथ, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाती है ना, राइट। अब स्ट्रिंग के अंदर भी आपको पता है, स्ट्रिंग के अंदर ये जो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला, ये किससे मिलता है? ये टेंशन फोर्स से ही तो बैलेंस होता है। टेंशन फोर्स लगेगा, वही तो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका AC जो है दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई l, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हैं? इक्वल टू T बोल सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना हो तो। अब बात करते हैं मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा कि आप अगर यहाँ पे बैठ के देखोगे तो ये बॉल जो है वो आपकी रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे है। तो रेस्ट में है तो इस डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? mv² डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ से f जो है वो आपका क्या निकल के आता है? 0 आता है। तो f0 तभी आएगा जब आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक करोगे। तो जैसा कि मैंने बोला, ऑप्शन चूज करना हो तो ये वाला नहीं करना, ये वाला आपको चूज करना है, बिकॉज क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है वो आपका किस बेसिस पे करा गया है? वो आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए बोला जाता है, या फिर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाता है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, राइट। आंसर आपका ये वाला ही आप करोगे, राइट। तो आई होप कि आपकी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके रिलेटेड कि भाई कैसे करोगे, क्या लिखोगे, तो ऐसे आपको करना है। अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक्सरसाइज आपकी 5.5, राइट। इसमें बोला गया है कि कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है, फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन का लग रहा है, राइट, और मास भी दिया गया है 20 kg, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ, आपका एग्जाम्पल क्या है? 5.5 है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 kg दिया हुआ है, और इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? रिटार्डेशन फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन का लग रहा है, राइट। अब ये बोलना क्या चाह रहा है? 20 kg के अप्लाई कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? ये वेलोसिटी है इसकी 15 मीटर पर सेकंड की, राइट। अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम लेगा इसको स्टॉप होने में, तो कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा और इसकी v आपकी 0 हो जाती है। ये आपका क्या दिया हुआ है? u इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो बेसिक सी बात है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अब बात आती है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाई जाए? रिटार्डेशन का केस है तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। तो एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो यहाँ से फोर्स आपका कितना है? 50 न्यूटन है। 50 डिवाइडेड बाई आपका मास कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो बेसिक सी बात है, ये आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूनिट आएगी, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, आपको टाइम निकालना है, तो कैसे करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। बेसिक सी बात है, ये वाली इक्वेशन लगा दो। ये आपकी 0 है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है? ये आपकी क्या हो जाती है? आपको 15 मीटर दी हुई है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका प्लस में आपका कितना हो जाता है? एक्सेलरेशन मान लीजिए प्लस में लिख रहा हूँ 2.5 और t। और बेसिक सी बात है, रिटार्डेशन मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है, ये आपका क्या है? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वी डिफाइंड इट टू बी नेगेटिव, राइट। अब यहाँ से आप चेक करोगे तो क्या आपको मिलेगा? यहाँ से t निकालोगे तो t विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2.5, और टाइम आपका निकल के कितना आता है? 6 सेकंड आपका निकल के आ जाएगा टाइम। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कुछ आपका कॉम्प्लिकेटेड था नहीं इसमें। सिर्फ आपको ये वाली चीज़ चेक करनी थी कि f इज इक्वल टू m आपको यहाँ पे लगाना है, वहाँ पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इजीली चेक कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी सिंपल आपकी एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है।
अब हम चेक करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.6। अब एक्सरसाइज 5.6 भी एक बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है एक बॉडी के ऊपर जिसका मास हमें दिया गया है। तो सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम है। ये क्या है, एक्सरसाइज आपकी 5.6। एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको मास दिया गया है, कितना 3 kg दिया हुआ है, और इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। कितने से 2 मीटर पर सेकंड से कितनी हो रही है, इसकी स्पीड हो रही है 3.5 मीटर पर सेकंड हो रही है, और टाइम कितना लगा 25 सेकंड का टाइम लगा। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है कि डायरेक्शन डू नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो रहा है ओनली, तो डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, F इक्वल टू क्या होता है m, बिकॉज मास तो देखिए चेंज हो नहीं रहा है, और इसको आप लिख सकते हो mdv डिवाइडेड बाई dt कि कितना वेलोसिटी चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो बेसिक सी बात है, F इक्वल टू 3 इंटू, अब देखिए 3.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपका कितना 25 सेकंड में हुआ। ये आप कैलकुलेशन करिए, इजीली आपकी 0.18 न्यूटन आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी वैल्यू। ये आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज ये एक एक्सीलेशन मोशन है, राइट। एक्सीलेशन मोशन में होता क्या, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती है, राइट। तो इंक्रीज कर रही है, इट मीन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, आपका फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर ये वेलोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज करती, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा है उस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, राइट। इट मींस जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी डिक्रीज डायरेक्शन, राइट। तो वो बेसिक सी बात है। मान लीजिए ये मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि मान लीजिए आपकी 3.5 वेलोसिटी थी और थोड़े बाद 2.5 हो जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है, यहाँ पे कम है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी हमेशा कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की तरफ। तो ये फोर्स डायरेक्शन मींस रिटार्डेशन आपका हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन आपका हो गया। तो ये बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये भी काफी सिंपल सी दी हुई है। एक्सरसाइज है आपकी 5.7, ये आप इजीली कर सकते हो बिना कुछ देखे। इसमें बोला गया है कि मास 5 kg है। अब 5 kg सिमिलरली हमने यहाँ पे ले लिया, ये 5 kg है। इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। पहला फोर्स है आपका 8 न्यूटन, ये मान लीजिए 6 न्यूटन है, ये आपका 8 न्यूटन लग रहा है, ओके। अब ये कहना चाह रहे हैं कि नेट फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है, राइट, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलेरेशन निकालना है ना कि फोर्स, राइट। सो सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में फोर्स आप निकाल लीजिए, ये आपका एंगल थीटा है। फोर्स निकालोगे, फोर्स से एक्सेलेरेशन तो इजीली निकाल ही सकते हो। अब ये 6 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है। रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो होगा क्या आपका, परपेंडिकुलर फोर्सेस की बात है, तो देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना आ गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो आगे की टर्म तो जीरो ही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था, राइट। तो यहाँ से एफ आर आपका निकल जाएगा, रिजल्टेंट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना है रिजल्टेंट, तो ए रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए रिजल्टेंट विल बी आपका हो जाएगा एफ ए निकालना है तो एफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका निकल जाएगा। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको क्या देखना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा आपका हो कितना जाता है, tan थीटा आपका हो जाता है 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 8 न्यूटन, तो ये आपका tan थीटा से आपका निकल जाए। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी कितने निकल के आती है, 37 डिग्री निकल के आती है अप्रोक्स। और जब आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करके क्या कर लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, राइट। और ये जो एंगल है ये 8 न्यूटन के साथ है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज अगर ये वाला थीटा कंसिडर करते हैं तो इसको 8/6 हमें करना पड़ता है, तो ये बेसिक सा आपका डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, ओके। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.8। ये बिल्कुल बेसिक सी आप कहोगे कि अगर आपको थर्ड चैप्टर आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बोला क्या गया है कि एक ड्राइवर है 3 व्हीलर वाला, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, और वो देखता है कि आगे एक बच्चा जो है वो रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, राइट। और ब्रेक अप्लाई करता है तो वो बोला गया कि ऑटो जो है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, एक्सरसाइज है आपकी 5.8। अब ये ऑटो था मान लीजिए कुछ इस तरीके से। अब ऑटो के अंदर एक तो आदमी बैठा हुआ है और एक ऑटो का खुद का वजन है, तो ये कितना दिया हुआ है कि 400 kg, तो क्या है इसका ऑटो का वजन हो जाता है,
और उसी के साथ 65 kg का आदमी है, और ये कुछ टाइम बाद आगे एक बच्चा खड़ा देखता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनिशियल दी हुई है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में हमेशा ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, राइट। अब ये बोला गया है कि ये ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है, एवरेज रिटार्डेशन वहाँ पे आपका लगता है, राइट। तो आपको क्या चेक करना है वहाँ पे कि द मास ऑफ दिस, ओके, रिटार्डेशन फोर्स हमें वहाँ पे पता करना है कि फोर्स कितना लगेगा, रिटार्डेशन फोर्स कितना यूज करना पड़ेगा उसको ताकि वो रुक जाए, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी होगी शायद यहाँ पे, ओके, एक इन्फॉर्मेशन और भी दी है, बिकॉज लग रहा है ना कुछ इन्फॉर्मेशन कम है। या तो ये बताना चाहिए था इसको कि ये कितनी डिस्टेंस बाद रुक जाना चाहिए, या फिर ये बताना चाहिए था कि कितने टाइम बाद रुक जाना चाहिए। तो या तो एस देना चाहिए था या टाइम देना चाहिए था। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, राइट, 4 सेकेंड का टाइम देता है। तो दो इन्फॉर्मेशन से एक दी हुई है 4 सेकेंड, राइट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सफिशिएंट होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। ओके, टाइम दिया। अब देखिए आपका होता क्या है, बेसिकली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, राइट। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, मीटर, और यहाँ पे 3600 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो ये मीटर पर सेकंड में होगी, प्लस आपका ए आ गया इंटू टी आपका कितना आ गया, यहाँ पे 4 सेकंड आ गया। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। नेगेटिव मीन्स डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन आप उसको बोलते हो, राइट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आती है आपकी एक्सेलरेशन की, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आ जाएगा। अब बात आती है कि फोर्स हमें निकालना है, रिटार्डेशन फोर्स, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब m कौन से वाला आएगा, m आएगा टोटल, बिकॉज ऑटो रुका है ना। तो ऑटो रुकने के लिए ऑटो को फोर्स किसने लगाना पड़ेगा, दोनों के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा ना, ऑटो के भी वेट के अगेंस्ट और आपका आदमी के वेट के अगेंस्ट। तो F इज इक्वल टू 2.5 और आपका माइनस का साइन आप यहाँ लगा दो, अदरवाइज मैग्नीट्यूड चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। F इज इक्वल टू आया कितना आपका, यहाँ से निकल के आता है, इट्स कम आउट टू बी 1.16, राइट, 1.16 इंटू 10³ न्यूटन। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेसिक सा सिंपल सा सवाल है आपका, एक्सरसाइज 5.9। इसमें क्या बोला गया है कि एक रॉकेट है, राइट, रॉकेट दिया हुआ है हमें कुछ इस तरीके से, एक रॉकेट था कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो बोला गया है कि इसका मास हमें दिया हुआ है, राइट, इसका मास दिया हुआ है कि 20,000 इसका मास केजी में दिया गया, राइट। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक इनिशियल एक्सेलरेशन आपका क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करता है। क्या करता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द रॉकेट। अब देखिए फोर्स ऑफ द रॉकेट क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले चेक करते हैं कि किस किस तरीके के फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस रॉकेट के ऊपर। सबसे पहली बात तो नीचे की डायरेक्शन में आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। अगर आपको इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं उस रॉकेट का। तो वो फोर्स मान लीजिए हमने F लगाया, राइट। अब ये थ्रस्ट हो कितना जाएगा, F विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, F आपका F विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, या फिर आप कह सकते हो कि F माइनस mg, आप कह सकते हो कि F ज्यादा था, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो F माइनस mg विल बी इक्वल टू m इंटू दिस एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां से फोर्स कितना निकल के आया, m, और यहाँ पे a प्लस जी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे देखोगे क्या बेसिक सी बात है, F इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया गया, और मल्टीप्लाई बाय आपका जी आपका कितना लीजिए, 10 ले लीजिए, हमने यहाँ पे आई थिंक कुछ लिया होगा, 10 लिया होगा शायद, या फिर 9.8 ले लीजिए। तो आप बेसिक से इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, फोर्स का जो कैलकुलेशन करोगे उसकी वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। 9.8 यूज करके हमने करा है 2.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन में वैल्यू आएगी आप। तो ये बेसिक सा सवाल था, और यहाँ पे क्या है आप कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर सकते हो।
राइट। तो काफ़ी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम 8-9 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और आई होप कि आपको क्या है थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। अब आगे कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स आएगी उनको भी हम चेक करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।